नमस्कार। मैं हूं हरिचंद पटेल। आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कभी जब सरकार में रहते हैं तो सरकार खुद सरकार होते हैं, जब सामाजिक कार्यों में जाते हैं तो खुद सामाजिक कार्य के महान व्यक्ति हो जाते हैं और अब अपनी राजनीतिक पार्टी भी बना करके राजनीति का भी आगाज कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स राजनेता हैं जो भारत की राजनीति में भी काफ़ी दखल रखते हैं और उनके एक एक शब्द का देश के बड़े बड़े राजनेता जवाब देते नहीं बनता है। तो मैं आपसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात सवाल कर रहा हूँ कि भारत में बौद्ध धर्म क्या ये गुलाम धर्म है जिसको गया में लोगों को अपनी बातें कहने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है, और वो ओबीसी सरकारें, कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार या जो भी सरकारें आई और वर्तमान में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उस आज तक उसको आज़ादी नहीं दिला पाए? सरकारें कैसी क्यों मजबूर हैं कि उसको आज़ाद नहीं कर पा रही? पहली बात तो ये, बौद्ध धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है और विशेष रूप से भारत में जितने भी और धर्म आए हैं वो बौद्ध धर्म के बाद पैदा हुए हैं। और अगर बौद्ध धर्म गुलाम होता तो दुनिया के 140 देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ मनोवादी शक्तियां बोध गया, बुद्ध विहार को हड़पने की फिराक में है। ऐड का बहाना बना करके जिस तरीके से विश्व विख्यात तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया बौद्ध विहार में प्रबंधन के नाम पर हिंदू पंडित पुजारियों को प्रवेश दिला दिया, हिंदू धर्म का दखल उसने स्थापित कर दिया। उससे लगता है कि यथार्थवादी ताकतें उस बौद्ध मठ को हड़पने की कोशिश में है। इतिहास इस बात का गवाह है कि समय समय पर यथार्थवादी ताकतें इस प्रकार का घिनौना कृत्य पहले से भी करती रही हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी मंदिर कभी बौद्ध मठ हुआ करता था। 11वीं-12वीं शताब्दी में शंकराचार्य की अभ्युदय के बाद एक एक कर सबको हड़पा गया और उन बौद्ध मठ मंदिरों को हिंदू मठ मंदिरों में परिवर्तित किया गया। उसी प्रकार से इनकी काली नजर बोध गया बौद्ध विहार पर भी है। यद्यपि लगातार उस पर धरना, प्रदर्शन और आक्रोश आंदोलन के रूप में सड़क पर आ रहा है। मैं स्वयं भी धरना स्थल पर जा चुका हूं। अभी अभी पटना में आयोजित महाबोधि बुद्ध विहार को बचाने के लिए एक संगोष्ठी हुई थी। उस संगोष्ठी में भी मैं था और इसी आगामी 27 जुलाई को लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में भी उसी बुद्ध विहार को बचाने को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में भी मैं सम्मिलित रहूंगा। ये अभियान लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आज प्रदेश, बिहार हो या उत्तर प्रदेश और केंद्र, हर जगह भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं। इनके रहते न्याय मिलना तो बहुत कठिन है। इसलिए हम माननीय न्यायपालिका का भी दौरा कराएंगे और सड़क पर आंदोलन के माध्यम से भी हम जनाक्रोश को सरकार की कानों तक ले जाने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि लोकतांत्रिक तरीके से हम बोध गया बुद्ध विहार को बचाने का सारा उपाय करेंगे, काम करेंगे। सरकार हिंसक रास्ता अख्तियार करने पर आमादा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से धरना दे रहे बौद्ध विहार, बोध गया को बचाने के लिए पूज्य भंते गणों पर लाठीचार्ज हुआ, बुरी तरीके से मारपीट की गई, कई भंते जेल की सलाखों में डाले गए। स्वाभाविक रूप से इससे सरकार का रवैया अपने आप जाहिर होता है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से हम संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। आप उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सालों तक मंत्री रहे और अब सारनाथ में जो बौद्ध धर्म का वो है उसमें क्या कहते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय लोगों को पढ़ने के लिए लिखने की सारी सुविधाएं हैं और लोकल लोगों को उसमें परमिशन न देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश का हवाला दिया जाता है। तो ये भी तो एक तरह से हुआ कि आप उसको क्षेत्रीय रूप के लोग वहां जाएंगे नहीं, शामिल नहीं हो पाएंगे, एक बड़ा बंधक एक कानून हो गया। देखिए, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, संविधान में भी कोई विश्वास नहीं। अगर लोकतंत्र और संविधान में विश्वास होता तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 51 में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव
नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद संविधान की कसम खाने वाले लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बौद्ध धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद मंदिर के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा सौहार्द को तार तार कर रहे हैं। जहां एक और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं पर बोध गया बुद्ध विहार पर सरकार की काली नजर पड़ चुकी है, उसको भी हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह जो इनकी घटिया सोच है, उसी का नतीजा है कि आज इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। और इसका उपाय भी है कि इनके काले कारनामे आज जनता के बीच में उजागर हो चुके हैं। इसलिए अब इनको वक्त आ गया है सबक सिखाने का। तो इसलिए हम लगातार कोशिश में है कि हम अपना अतीत गौरवशाली इतिहास तो बचाएंगे ही बचाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हर प्रकार की लड़ाई भी लड़ेंगे। हम यथार्थवादी ताकतों को अपने ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, स्थल हैं, धरोहर हैं, कदाप उनको हड़पने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लड़ाई किसी हद तक जानी है तो जाएगी, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़े या संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़े, हम लोकतांत्रिक तरीके से हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार। सर, इसमें एक दूसरा ये है कि आज तक उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रजिस्ट्रार के पास बौद्ध धर्म से शादी का कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। लोग बौद्ध धर्म से शादी कराते हैं तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं तो वो उसको हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके शादी का सर्टिफिकेट देता है। ये कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन इसका कोई व्यवस्था क्यों नहीं पा रही? स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की अनदेखी का सरकार पर आरोप है मेरा, और इसके लिए बौद्ध पर्सनल लॉ बनना चाहिए, जिससे कि बौद्ध संस्कृति की रक्षा भी की जा सके और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने तौर तरीके से सभी प्रकार के संस्कार को भी सुनिश्चित कर सकें। सर, मेरा सवाल ये था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो फॉर्मेट होते हैं किस धर्म से शादी हो रही है, तो उसमें बौद्ध धर्म का कॉलम ही नहीं, तो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो शादी को कहते हैं बौद्ध धर्म का नहीं है, तो उसके साथ हिंदू धर्म लिख करके उस सर्टिफिकेट को दे दिया जाए। यही वितंडावाद है, यही गलत है, क्योंकि ये सरकार की कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जब बौद्ध धर्म पहले से ही स्थापित धर्म है और हिंदू धर्म पर अपने आप सवाल खड़ा है, 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट इस बात की एक याचिका में आदेश दिया है, हिंदू धर्म नहीं बल्कि ये एक पूजा पद्धति है। इसी प्रकार से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी इस पर 2 बयान दे चुके हैं, हिंदू धर्म नहीं, यह पूजा पद्धति की पुनरावृत्ति है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही बात उन्होंने भी कहा। ऐसा ही भाषण एक बार भारत में, एक बार अमेरिका में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। एक प्रेस में जिसमें वर्तमान परिवहन मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गडकरी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, हिंदू धर्म नहीं। और यहां तक कि हिंदू धर्म मानने वाले भी इस बात को स्वीकार कर चुके हिंदू धर्म नहीं है, इसीलिए अब वो अपने को सनातन करने लगे। तो जब जो धर्म है ही नहीं, उस धर्म का फॉर्मेट क्यों? जो धर्म है उसका फॉर्मेट क्यों नहीं? ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और अगर हिंदू धर्म है तो सनातन धर्म क्यों? अगर हिंदू धर्म है तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय भागवत जी, माननीय मोदी जी, माननीय गडकरी जी ने क्यों इस बात को स्वीकार किया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक पूजा पद्धति है? तो स्वाभाविक रूप से ये तो तय हो गया, अगर हिंदू धर्म होता तो हिंदू धर्मावलंबियों को अपने को सनातन कहने की नौबत नहीं आती। जबकि सनातन शब्द भी बौद्ध धर्म से चुराया गया धर्म है, क्योंकि जब अपने शिष्यों को तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उसी में एक ऐसा भी उनका उपदेश है जिसमें कहा है कि बैर को बैर से खत्म नहीं किया जा सकता। बैर खत्म करने के लिए, यानी दुश्मनी खत्म करने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ता है। और यही जो मैं कह रहा हूं, यही सनातन धर्म है,
एक धम्मो सनातनः, बुद्ध ने ये कहा, यानी जो उनके दिए गए मानव कल्याण के लिए उपदेश है वही सनातन धर्म है, ऐसा बुद्ध ने कहा। तो सनातन शब्द भी इन्होंने बौद्ध धर्म से लिया है, इनका ये भी शब्द नहीं है। सर, सनातन की आपने बात की, तो सनातन, आर्य और पांडित्य, इस पर क्या ब्राह्मणों का एकाधिकार है या ये कैसे आया, कैसे शुरुआत कैसे हुई? नहीं, देखिए, दो चीजें, इतिहास खोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। ये सर्वविदित है कि आर्य कभी इस देश में आए थे, जो आगे चल करके पहले तो आए थे अपने रोजी रोजगार के लिए, बाद में यहाँ का हवा, पानी, माटी अच्छी देख करके लोग बस गए और यही रम गए। सीधे धीरे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किए। और जैसा कि इस पर कई बार मैंने भी कहा, धर्म कोई भी हो मानव कल्याण के लिए होता है, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। मानवता और मानव कल्याण के विपरीत कोई बात चलती है वो धर्म नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से वर्ण और वर्ग जाति बना करके जो यहां पर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का जहर पैदा किया गया, वही विषमता का सबसे बड़ा कारण है। जबकि हमारा भारतीय संविधान भी समता मूलक समाज की बात करता है और उसका पक्षधर है, और संविधान की नजर में सभी धर्म समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी भारतीय हैं, संविधान की नजर में सब बराबर। तो स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने दुनिया में सबसे पहले मानवता का संदेश दिया, मानव मानव एक समान की विचारधारा को फैलाया, समता मूलक समाज की स्थापना किया, और उसी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए समय समय पर हमारे देश में तमाम संत गुरु महापुरुष भी पैदा हुए। संतों की कतार में अगर संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक हैं, तो महापुरुषों की कतार में सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, इसी कतार में आगे चलते हुए पेरियार लाल सिंह यादव, महामना राम स्वरूप वर्मा जी, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव श्याम जी आदि महापुरुषों ने समय समय पर इसी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष किया, प्रयास किया। आज हम लोग इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, और उसी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास भी है, क्योंकि यही विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सभी को एक सूत्र में बांध करके, पिरो करके रख सकती है, जिससे मानवता का सशक्तिकरण भी हो सकता है और राष्ट्र भी मजबूत हो सकता है। सर, एक मेरा सवाल इसमें ये था कि आर्य, पांडित्य और सनातन, इस पर ब्राह्मणों का एकाधिकार है या हर आदमी इसको अपने साथ लगा सकता है? वो अपना एकाधिकार मानते हैं, होना और मानना अलग अलग चीज। जिस भी क्षेत्र में जिसको भी विद्वता मिल जाती है, वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा पंडित और विद्वान और ज्ञानी माना जाता है। लेकिन यहां पर ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो इस बात का लाइसेंस लेके आया है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, जो कुछ भी है हम ही है, सर्वे सर्वा, दूसरा नहीं है, और उसको परिभाषित भी किया है। जैसे मनुस्मृति में एक स्थान है जिसमें ब्राह्मण अपनी महिमा को मंडित करते हुए लिखता है, कहता है कि शूद्रम तु कार्य दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जनना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ, यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, शूद्र गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, बेगारी में करे या मजदूरी लेके करे। यहां तक कि जो क्षत्रिय अपने को दूसरा सबसे बड़ा ओहदेदार मानता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं, तो क्षत्रिय जो दूसरे नंबर पर है, और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग भी क्षत्रिय बनने की दौड़ में कभी कभी शामिल होते दिखाई पड़ते हैं, तो उन क्षत्रियों की क्या दुर्दशा है। मनुस्मृति में भी इस बात की व्याख्या है कि 5 वर्षम तु ब्राह्मणम 7 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानियात ब्राह्मणस्तु पिता, यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है,
जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। और जब 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होगा तो स्वाभाविक रूप से वैश्य कहां खड़ा होता है, शूद्र कहां खड़ा होता है, उनका कोई माने ही नहीं। और तुलसी बाबा ने भी अपने रामचरितमानस में लिख दिया है, पूजे विप्र सकल गुण ही ना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण। तो आपकी बात तो अपने आप पड़ गई कि पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, लेकिन अगर शूद्र है तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। यही नहीं, जाति के शब्दों का प्रयोग करके अपशब्द भी कहा कि जे बड़ा हम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, जासक शब्द का प्रयोग किया। अधम शब्द मानी नीच जातियां। आगे भी कहा ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र और नारी, नारी किसी भी वर्ग की हो, यानी समस्त नारियों के लिए कहा, और शूद्र सभी शूद्रों के लिए, चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई हो, इनकी परिभाषा में सब शूद्र हैं। तो ये तो मानने पीछे प्रताड़ित करने के पात्र हैं। आज अगर भाजपा शासन में रोज आए गए दिन गाहे बेगाहे एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार के शिकार बनाई जा रही है, 27,764 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो वो तो इनके मनुस्मृति के मुताबिक किए जा रहे हैं। हमारा भारतीय संविधान राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को आवश्यक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ये संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन 27,764 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं, मंत्रालय खुल रहे हैं। उतने ही विद्यालय बंद हो रहे हैं, उतने खुल, जितने विद्यालय बंद होने जा रहे हैं उससे ज्यादा विद्यालय खुल रहे हैं। और सरकार की सबसे बड़ी सोच देखिए, एक तराजू पर विद्यालय और मंत्रालय दोनों तोल दिया। अगर एक और मॉडल स्कूल खोल रहे हैं तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी खुल रही है। उसका सब तर्क है कि मतलब मॉडल बियर साहब पैसा देगा और स्कूल पे पैसा खर्च होगा, तो पैसा बचाना है और कमाना भी है। ये सोच की बात है। एक और मॉडल स्कूल, दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप, एक और समन्वित विद्यालय, दूसरी ओर समन्वित मंत्रालय। तो इस प्रकार से यानी उनको स्कूल और मंत्रालय में कोई फर्क नहीं है। अब ये जो 27,764 स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, 13 लाख बच्चों की शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। हो गया, कट गया, काट दिया। इस मामले में सर आपका सड़क पे आप कब उतरेंगे या आपका क्या स्टैंड है आगे? आप तो मीडिया में है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन अपनी जनता पार्टी ने किया इसके विरोध में, इसी लखनऊ की राजधानी में, और हफ्ते भर वो मीडिया में छाया रहा। आप मीडिया में रहते हुए नहीं जान पाए। नहीं, पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मेरी पार्टी का धरना प्रदर्शन हो चुका है। अभी हाई कोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, उसके बाद मैंने किया है प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर। प्रदेश का धरना पहले किया था और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मेरा धरना प्रदर्शन जबरदस्त हर जिला मुख्यालय पर हुआ है। और आज प्रेस में मैंने तीसरे चरण की रणनीति बताई है कि सभी उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में मेरी बाइक रैली चलेगी और उन सभी बिंदुओं को टच करेगी जहां जिन गांव में स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर 5,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, 5,000 बिंदुओं पर को टच करते हुए हमारी बाइक रैली पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक खंडों में चलेगी। यूं कहिए कि स्कूल बंदी के विरोध में केवल अपनी जनता पार्टी ने भी विरोध दर्ज कराया है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उतरी है। इसलिए आपका कहना हम समझते हैं। अभी प्रदेश सरकार अपने निर्णय पे, अगर निर्णय पे अधिक नहीं होती तो हमें आगे बाइक रैली का आंदोलन क्यों करना पड़ता। मैं इसीलिए आगे तो कार्यक्रम को बढ़ाया हूं कि जब तक ये सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तब तक अपनी जनता पार्टी का आंदोलन भी चलता रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर सरकार की हरदर्मिता है स्कूल बंद करने का, तो मेरी भी जिद है स्कूल चलवाने का। अगर ये नहीं चलाएगी तो जब भी हमें सरकार में आने का मौका मिलेगा ये सभी विद्यालय चलेंगे। हम इन विद्यालयों को बंद करा करके भाजपा को स्कूल की जमीनें और स्कूल को आरएसएस या निजी हाथों में नहीं देने देंगे। ये गांव के लोगों की प्रॉपर्टी है। गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे इसमें पढ़ते हैं।
आगे भी उनकी पढ़ाई सुनिश्चित हो, इस बात को हम अवश्य देखेंगे। एक सवाल सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो खुद तथागत बुद्ध के बताए मार्गों पे चलने का वो दावा करते हैं और बुद्ध पूर्णिमा पे अधिकांशतः आमतौर पर उनको देखा जाता है कि पेड़ को रक्षा सूत्र से बांधते हुए बोध गया जाते थे। इसके बावजूद बोध गया में जिस तरह से बनते लोग इतने दिनों से धरने पर बैठे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसका उत्तर तो नीतीश जी दे सकते हैं। हम नीतीश जी का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? नीतीश जी को सद्बुद्धि है, अगर वो बुद्ध को मानते हैं तो उस बौद्ध मठ को बचाने का काम भी उनको करना चाहिए। सर, एक राजनीतिक सवाल आपसे है कि आप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में काफी समय से रहे हैं, इन सब के शासनकाल में किसका बेहतर शासनकाल आपको लगता है? कैसा? देखिए, ये आप सब जानते हैं कि अगर मायावती जी, अखिलेश यादव जी, योगी जी में तुलना किया जाए तो मायावती जी को न अखिलेश जी कभी पीछा कर पाए हैं, न योगी जी पीछा कर पाए हैं। वो हजारों किलोमीटर बहन जी आगे खड़ी, क्योंकि बहन मायावती की सरकार में जो कानून व्यवस्था थी, बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलता था, चाक चौबंद कानून व्यवस्था थी, गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। और यही नहीं, काम करने की एक नई संस्कृति पैदा हुई थी। आईएएस आईपीएस जो अपने चंबर से कभी बाहर नहीं निकलते थे, वो गांव में निर्माण कराते दिखाई पड़ते थे। यह था मायावती का शासन और राज। आज तो अगर अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज चरम पर है तो उससे भी दो हाथ आगे आज योगी सरकार में बड़े पैमाने पर लूटपाट, अराजकता, गुंडा राज का बोलबाला है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जहां नौजवान आए गए दिन हत्या के शिकार हो रहे हैं, वहीं पर बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। गरीब थोड़ी भी गलती कर दे तो उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून को ठेंगा दिखाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। फिर भी योगी जी का बुलडोजर सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधियों के दरवाजे पर कभी नहीं जाता है। आज भेदभाव हो रहा है मायावती के शासन में। कभी किसी के साथ जिसने भी कानून के साथ खिलवाड़ किया, कानून उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। तो समाजवादी पार्टी को छोड़ने का आपका क्या कारण था? एक तो लोग कहते हैं बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा सर ने, क्या कहते हैं कि उनके जो विधायक थे उनको बेनकाब कर दिया, नहीं खुद आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे क्या? देखिए, कुल मिलाकर के मैं वैचारिक राजनीति करता हूँ। 22 साल तक लगातार मैं बहुजन समाज पार्टी में था। मिशन के सिपाही के रूप में अगली कतार का मैं सिपाही हुआ करता था। माननीय बहन जी बाबा साहब के मिशन मानव काश्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ लिया। मैंने लाख समझाने बुझाने की कोशिश की। बहन जी मानव काश्याम के नारे को बदल दिया। जो नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसको बदल के उन्होंने नया नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। उसी दिन से बीएसपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं राष्ट्रीय महासचिव था, नेता विरोधी दल था। मैंने उस विचारधारा को बचाने के लिए पद छोड़ा। भाजपा में मैं मंत्री था और मेरे सामने कैबिनेट प्रस्ताव आया, बिना किसी विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर पर रिक्त हैं। चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए। मैंने इसका कड़ा विरोध किया कि बिना विज्ञापन निकाले प्रस्ताव कैसे आ गया। नियम यह है कि विज्ञापन पहले आप निकालते, उपलब्धता के अभाव में दोबारा निकालते, फिर नहीं आते तिबारा निकालते, तब इस प्रकार का प्रस्ताव बनता है। तो मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को डांटा तो बहुत, लेकिन यह कह करके कि चलो इसको मैं पास कर दूंगा, आगे दोबारा एक गलती मत करना। तो स्वाभाविक रूप से मैंने समझा कि जिस एससी एसटी ओबीसी की मैं राजनीति करता हूं, मेरे सामने उनका हक मारा जाए, उनके हक डकैती डाली जाए, उनका गला काटा जाए और मंत्री पद को लेकर के बैठा रहूं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। इसलिए मैंने इसी बिना पर पद को छोड़ा था। यही हाल समाजवादी पार्टी में भी था। इस एससी एसटी की राजनीति और वैचारिक राजनीति में अखिलेश को आप कहां पाते हैं? वो खुद कंफ्यूज है। वो आप तो पीडीए की परिभाषा नहीं स्पष्ट कर पाए। कभी पीडीए का मतलब पंडित बना देते हैं, कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा बना देते हैं, कभी एक का मतलब आदिवासी बना देते हैं, तो कभी एक का मतलब अगड़ा बना देते हैं, तो कभी एक का मतलब आदिवासी बता देते हैं। तो जो खुद कंफ्यूज है वो समाज और देश को दिशा क्या देगा? वो पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या दिशा देगा? और आज
कुल मिलाकर के अगर शॉर्टकट में पूछा जाए तो समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों गुंडाराज के पर्याय हैं। एक का चेहरा लोगों ने पहले देखा, एक का चेहरा आप देख रहे हैं। मान लीजिए 27 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी से आपको गठबंधन करने का वो प्रस्ताव है या अभी 2027 बहुत दूर है। मैं अभी अपने महापुरुषों की विचारधारा को घर घर जन तक ले जा रहा हूं। हमारी कोशिश होगी कि अपने महापुरुषों की विचारधारा पर मैं सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ूं। पिछले महीने एक खबर छपी थी सर कि आपकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई थी और काफी देर तक बातें हुई थी 2027 को लेकर। नहीं, जो भी मिशनरी साथी है उनसे हमारी बात सबसे होती रहती है। मिशनरी किसी भी मिशनरी साथी से वार्ता करने में मैं कोई गुरेज नहीं करता हूँ। अगर कोई बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहा है, मनोहर काशीराम की विचारधारा पे चल रहा है, तो उससे बातचीत होना स्वाभाविक भी है। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग एक साथ खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन हर मुलाकात का कोई मतलब निकालना जरूरी नहीं है। समान विचारधारा के लोगों से बातचीत लगातार चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए भी। बसपा से भी कोई बातचीत सर, क्योंकि वो भी समान विचारधारा की पार्टी है। नहीं, समान विचारधारा की पार्टी होती तो हम छोड़ते क्यों? अगर समान विचारधारा की पार्टी जब तक थी तब तक मैं 22 साल तक अगली कतार का सिपाही था। लेकिन इधर सर जैसे आपने कहा कि बहन जी के शासनकाल में आपने भी तारीफ की, भाई जो कुछ बसपा में परिवर्तन सच को स्वीकारना यह मतलब नहीं है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। जिस समय बाप बहन जी मिशन पर थी, मनोहर काशीराम जी का संरक्षण था, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर चलती थी, सोशल इंजीनियरिंग उनका बेस था, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर काम करती थी, तब तक हम लोग सरकार में रहते थे। नहीं सर, आज बसपा मात्र एक विधायक की पार्टी हो गई है, तो क्या कुछ बसपा में बदलाव, कुछ परिवर्तन हुआ है? इसका उत्तर बहन जी से आप पूछिए। अगर बहन जी बाबा साहब के मिशन पर चलती होती, मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आज भी साथ रखती, तो शायद उनकी दुर्गति ये नहीं होती। आज एक विधायक के लिए बीएसपी को तरसना नहीं पड़ता। आज भी बीएसपी उतनी ही ताकतवर होती जितना पहले थी। अगर आज बीएसपी खत्म हुई है तो उसकी जवाबदेही सुश्री बहन मायावती से आपको पूछनी चाहिए, हमसे नहीं। सूचना विभाग का 1700 करोड़ चर्चा में, मतलब मीडिया हाउसों को 1700 करोड़ रुपए जो साल में दिए जा रहे हैं, वो केवल जनरल कास्ट के सारे मैक्सिमम मीडिया हाउस को दिए जा रहे हैं और ये शुरू से चला रहा है। कभी आपने उसको बीसीसी वाले अखबारों को मीडिया हाउस को खोलने या क्यों देंगे? आज मीडिया के प्रति लोगों का विश्वास क्यों हट गया? आम लोग भी मोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? जब तक ये मीडिया निर्भीक पत्रकारिता करता था, सब खुल करके अखबार पढ़ते थे। आज अखबार पढ़ना लोग बंद कर दिए। आज सरकारी एड न मिले तो उनका अखबार बंद हो जाए। हम तो बधाई देना चाहते हैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ मीडिया को जिंदा करके रखा है। अन्यथा प्रिंट मीडिया तो पूरा का पूरा मोदी मीडिया बन गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत कुछ सरकार के इशारे पर चलता है, लेकिन सोशल मीडिया अपनी हनक से कभी कभी मजबूर कर देता है प्रिंट मीडिया को और कभी कभी मजबूर कर देता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि सच बात निकालने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए वर्तमान में जब पूरा मीडिया मोदीमय हो गया हो, तो प्रिंट मीडिया जिस तरीके से अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो लोकतंत्र का चौथा पायादान है, आज प्रिंट सोशल मीडिया उसको बचा के रख रहा है। मेरा सवाल कुछ और अभी हटके था, अभी पूरा अभी आपने वो नहीं किया। मेरा सवाल ये था कि आप जब सरकार में मंत्री थे, सरकार आपकी उस पर चलती थी, तो उस समय सूचना विभाग का बजट हमको लग रहा है 500 करोड़ के आसपास था। उसके बाद फिर अखिलेश जी ने 1000 करोड़ की, बाद में भाजपा ने 1500 फिर 1700 करोड़ कर दिया। ये उस समय भी सारे जितने ये बजट थे आपके सूचना विभाग के, ये बजट जनरल कास्ट के बाद मीडिया हाउस हो जाते थे। सपा सरकार आई, ये भी सारे उनके नाम, बिग के नाम सारे पैसे गए, उन्हीं का पैसा लेते थे, उन्हीं के खिलाफ खबरें छपती थी लगातार, और आज भी वही चल रहा है। तो क्या हम आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया कि इस पे कैसे इसको? देखिए, ये सही है कि SC ST OBC के लोग मीडिया क्षेत्र में थे ही नहीं, उनको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन जो भी उस समय मुख्यमंत्री होते थे उसको गंभीरता से नहीं ले पाए, जबकि लेना चाहिए था। आज कुछ मीडिया के लोग आगे आ जरूर रहे हैं, लेकिन उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस कमी को हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जब भी कभी हमें सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो इस बात को हम जरूर सुनिश्चित करेंगे
कि एक ही वर्ग विशेष को हम मीडिया के नाम पर धन देने से बचेंगे, सबकी सहभागिता हो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। सहयोगी बलराम जी कुछ सवाल करेंगे। सर, थोड़ा सा अपने पार्टी के संगठनात्मक विस्तार पे भी थोड़ा सा इस पर फिर कभी बात होगी, क्योंकि संगठनात्मक कार्य हमारा निरंतर लगातार चल ही रहा है। अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि प्रदेश स्तर पर जबरदस्त मेरा स्कूल बंद करने के खिलाफ आंदोलन हुआ। महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। सभी जिला मुख्यालयों का कार्यक्रम जबरदस्त रहा और आगे की रणनीति हमने आज प्रेस के माध्यम से तय कर दिया पंचायत चुनाव में कि आप उतरेंगे। जो भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं ये सरकार की गरीब विरोधी नीति है। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां जो सरकार ने नारा दिया है, अपने हैं नारे को ये सरकार जमींदोज कर रही है। राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाया जाना सरकार की जवाबदेही है। सरकार उससे पलायन कर रही है, विद्यालय बंद कर रही है, मद्यालय खोल रही है। ये ऐसे वक्त हो रहा है जबकि इस प्रदेश का मुखिया एक संत है, योगी है, मठाधीश है। जहां शराब बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, वहां हर 300-400 मीटर पर, हर चट्टी चौराहे पर शराब की दुकानें खुल रही हैं और दूसरी ओर 27,764 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। जो इस देश का दुर्भाग्य है कि एक महंत के हाथ में उत्तर प्रदेश का सत्ता शासन रहते हुए इस प्रकार का घटिया कृत्य हो रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और स्कूल बंद किए जाने के फैसले का मैं विरोध भी करता हूं। और आज ही मैंने घोषणा किया, उत्तर प्रदेश के जितने भी विकास खंड हैं, हर विकास खंडों में स्कूल बंद किए जाने के विरोध में अपनी जनता पार्टी बाइक रैली के माध्यम से उन सभी बंद होने वाले स्कूल के गांवों में पहुंचेंगे, सरकार के काले कारनामों को एक एक करके उजागर करेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। और सरकार इसके बावजूद भी अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो अपनी जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये सारे बंद होने वाले स्कूल को हम फिर से चलवाएंगे, क्योंकि इसमें गांव का गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो हैफ नाट परिवार से आते हैं, रोज कमाने खाने वाले परिवार से आते हैं, संसाधन विहीन है, आर्थिक रूप से कमजोर है। इसलिए इन स्कूलों को चलाया जाना जनहित में है। और साथ ही साथ जो इन बंद होने वाले स्कूलों से 13 लाख बच्चे प्रभावित होने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये सरकार आज गरीबों की दुश्मन बन गई है। शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी ये लोगों को शिक्षा से वंचित करने का पाप करने जा रही है। और जैसे संविधान लागू होने के पहले इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शूद्र के नाम पर धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया था, फिर से उनको धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करने का एक हिस्सा स्कूल बंद किया जाने का इनका कार्यक्रम है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और लगातार अपनी जनता पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। पंचायत चुनाव में सर क्या रहेगा? पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद हम निर्णय लेंगे। आज हमने अपने प्रेस के माध्यम से बिहार के विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी उतरने का फैसला लिया है। अब आज मैंने घोषणा की है, बिहार की टीम के साथ बैठ करके हम उस पर अपना रणनीति तय करेंगे। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ने जो 11 सूत्री प्रमाण पत्र मांगा है, उस पर भी आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा। जो SIR के नाम पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश चल रही है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सभी का 100% मतदान सुनिश्चित कराने का काम करना चाहिए, न कि SIR फार्मूले को ला करके उनको वंचित करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार के साजिश का हिस्सा बनने से निर्वाचन आयोग को बाहर आना चाहिए। ये मेरी निर्वाचन आयोग से मांग है। ठीक सर, आज का प्रोग्राम यही तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में आपसे। बहुत धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज। जीत सच की।